बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। और आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, व्हाट इज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन बेसिकली एक रगड़ की फोर्स है। दो पार्टिकल्स के दरमियान जिस वक्त जो फोर्स मौजूद होती है उसको हम एज अ फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन द कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। डेफिनेशन के अंदर ये बात की गई है कि एक रेजिस्टिव फोर्स है, जिस वक्त ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, या एक ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मौजूद है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है उसको मूव करवाने, मोशन से रोकने के लिए। जिस वक्त उसको मोशन से रोकने के लिए कोई फोर्स लगा रहा होता है तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सादा अल्फाज हम यूँ कह सकते हैं कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो रगड़ की फोर्स होती है, दो पार्टिकल जिस वक्त रगड़ खा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी हम फ्रिक्शन कह सकते हैं। अब आगे आ जाता है डेजिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डेजिपेटिव इफेक्ट क्या है। फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी डेजिपेट होती है, डेजिपेट का लफ्ज़ी मतलब होता है जाया होना। फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जाया होती है उसकी वजह से क्या असर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि डेजिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का डेजिपेटिव इफेक्ट क्या है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी या हमें क्या चीज मिलेगी उसको हम देखते हैं। फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन ऑफ अ डेसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन द लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमारे पास फ्रिक्शन डेसिपेटिव से मुराद ये है कि जिस वक्त एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ खाएगा, जिस वक्त एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ खाएगा तो रगड़ खाते हुए वहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जिस वक्त आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जिस वक्त इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट लिंक करती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे हमें एनर्जी का जो लॉस आया है वो हीट की शक्ल में आता है। तो उसको हम कहते हैं कि डेजिपेटिव इफेक्ट ऑफ हीट क्या है। जिस वक्त दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ खाएं, रगड़ खाते हुए वहां पे जो हमें हीट मिलती है वहां पे हम कहते हैं कि एनर्जी का लॉस हुआ है, वही हमारा एज अ डेजिपेटिव इफेक्ट है। एनर्जी डेजिपेशन इज रबिंग ऑफ द हैंड, हीट इज प्रोड्यूस्ड टू द फ्रिक्शन एंड आवर हैंड्स बिकम वार्म। हम आमतौर पर सर्दियों के अंदर दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं जिस वक्त बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती है। तो सर्दियों में जिस वक्त हम हाथ को रब करते हैं या आम रूटीन के अंदर भी अगर हम हाथ को रब करें तो हाथ को रब करने से वहां पे दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। गर्म किस वजह से होते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी का, हीट का जो फ्रिक्शन है उसने डेजिपेट किया है, एनर्जी को जाया किया है। एनर्जी को किस फॉर्म में जाया कर रहा है, हीट की शक्ल में। जिस वक्त एनर्जी को हीट की शक्ल में जाया कर रहा है तो वहां पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नजर आता है तो हमारे दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ये भी एक एनर्जी डेजिपेशन की फॉर्म है। टेम्परेचर ऑफ मशीन्स राइजेस ड्यू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स दैट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। हमारे पास एक पर्सन की एग्जांपल दी। हम अगर मशीनरी की एग्जांपल ले, मशीन की एग्जांपल ले, उसके अंदर जो पार्ट्स मौजूद होते हैं वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, आपस में फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ टकरा रही है। जिस वक्त टकराते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसके एटम्स की, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो मशीन हमें गर्म होती हुई महसूस होती है। इसकी वजह से जो उसकी एफिशिएंसी है वो डाउन होने का खदशा होता है। कि यानी कि हम यूं कह सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनरी होती है वो गर्म हो जाती है। उस गर्म होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। The tire of vehicles also wear out after becoming too hard to friction become tires and road। जिस वक्त गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, गाड़ी का अगर टायर रोड के साथ बहुत ज्यादा रगड़ खाता है, बहुत ज्यादा रगड़ खाने की वजह से वहां पे अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो टायर है वो घिस जाता है
उसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है और वहां पे भी हमें अच्छी खासी हीट का सामना करना पड़ता है, वहां पे भी एनर्जी डेसिपेशन हो रही है, एनर्जी का ज़िया हो रहा है। शूटिंग ऑफ स्टार सीन इन द स्काई ऑफ नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। जिस वक्त जो स्टार होते हैं हवा के साथ रगड़ खाते हैं, हवा के साथ रगड़ खाते हुए वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, यह हमें वो चमकते हुए नजर आते हैं। नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन, वो जो स्टार्स होते हैं वो हवा के साथ रगड़ खा रहे होते हैं। रगड़ खाने से मुख्तलिफ फिनोमेना हो सकते हैं। एक फिनोमेना तो ये हो सकते हैं वो टूट के बिखर जाएंगे, दूसरा वहां पे हम कह सकते हैं हमें चमकते हुए नजर आएंगे। तो उसके साथ लिखा है दे आर एक्चुअली एस्टेरॉइड्स दैट इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे ही वो टूटेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होकर जमीन के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस वक्त जो स्टार्स हैं वो हवा के साथ रगड़ खाएंगे, रगड़ खाते हुए वो छोटे छोटे एस्टेरॉइड जिसको हम कह सकते हैं एस्टेरॉइड्स जो होंगे वो जमीन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस वक्त जमीन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जो हमारा स्टार है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। ये किस वजह से होता है? एज दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंस काजेज जनरेशन ऑफ हीट। जिस वक्त वो स्टार हवा के साथ रगड़ खाते हैं, हवा के साथ रगड़ खाने की वजह से वहां पे हीट जनरेट होगी, हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी जो शाइनिंग है, जो चमक है वो हमें नजर आएगी। देयर टेम्परेचर बिकम सो हाई दे स्टार्स बर्निंग एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट। वो स्टार हमें बर्न होते हुए चमकते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ जो स्टार होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से नेचर के अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ साथ लिक्विड ऑब्जेक्ट के साथ साथ और हम यूं कह सकते हैं एयर के साथ जिस वक्त पार्टिकल रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी मौजूद है और उसके साथ साथ एयर भी मौजूद है। इसकी वजह से हमें अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ जो एनर्जी डेसिपेशन होती है, हम कह सकते हैं डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डेसिपेटिव इफेक्ट हमें हीट की सूरत में मिलता है। फ्रिक्शन कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली एज अ स्लोप जो हमारी पास होती है, उस स्लोप के लिहाज से जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जो रगड़ पैदा होती है, उसको हम एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मीनिंग में लेते हैं कि जिस वक्त एक सरफेस है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या सरफेस के ऊपर मौजूद हो, वहां पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी वो एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस के ऊपर मौजूद है, ये वाली जो फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो मूव कर रहा है, ये वाली फ्रिक्शन भी हमारी एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मीनिंग में आएगी। इसकी दो कैटेगरीज हैं विच कैन डिवाइड इन टू कैटेगरीज। हमने इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है जी? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से मुराद एज अ स्टेट, एज अ रेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टैटिक फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जिसको हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लाइन को हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, रीड करते चले जा रहे हैं और उसको हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करते आ रहे हैं। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ बुलॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक टेबल मौजूद है, उसके ऊपर एक बुलॉक मौजूद है। हमने एक बुलॉक रख दी है, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी। व्हेन अ वेट इज पुट इन द पैन इज अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड वेट ऑफ द पैन एक्ट ऑन द बुलॉक। हमने काम ये किया कि हमारे पास एक बुलॉक था, वो सरफेस के ऊपर मौजूद है, टेबल के ऊपर पड़ा है, उसके साथ हमने एक पुल्ली लगाई है और उसके साथ साथ हमने एक तराजू को लटकाया है और ये मास आगे की तरफ मूव करना शुरू किया। हम काम ये करते हैं जैसे ही आगे की तरफ उस वक्त मूव करेगा अगर यहाँ पे मासेस की मिकदार ज्यादा होगी, अदरवाइज यही सरफेस के ऊपर मौजूद है ये, हम इसके अंदर ऐसा मास रखना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे मास की मिकदार ज्यादा है तो हम यहाँ से मास कम करना शुरू कर देंगे। हमने इसको इस कंडीशन के ऊपर लेके आना है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, इसके अंदर पाई जाने वाली टेंशन और इसके अंदर जो फोर्स है दोनों आपस में इक्वल हो, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करें, ऑब्जेक्ट यहीं पे मौजूद रहे। ऑब्जेक्ट उस वक्त यहाँ पे मौजूद हो सकता है जिस वक्त इसके अंदर पाई जाने वाली टेंशन T और यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और अपोजिट हो। जिसको जो ऑब्जेक्ट है या जो बुलॉक है वो टेबल के ऊपर ही मौजूद रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जिस वक्त ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मोशन नहीं होनी चाहिए,
जिस वक्त ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। ये वाला ब्लॉक टेबल के ऊपर रगड़ लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन मूव नहीं कर रहा होगा। जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर किताब मौजूद हो, तो ये हालत हमारी एज स्टैटिक हालत कहलाएगी। यहाँ कहा है कि हमारे पास जो पेन है, जो हमारे पास पल्लड़ है, उसके अंदर ऐसे मासेज रखने हैं, इस तरीके से हमने मास रखने हैं कि मास की मिकदार जो मौजूद है, यहाँ पे जो फोर्स है, दोनों आपस में इक्वल हो, इसको मूव न करवा सके। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं दिस फोर्स टेंड्स टू पुल द ब्लॉक। ये फोर्स इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो करेगी। एट द सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपीयर दैट द डज नॉट द ब्लॉक मूव। जिस वक्त यहाँ पे हम मास इसको रखेंगे, ये मास इसको मूव करवाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसका मास ज्यादा होने की वजह से, यानी कि इसके अंदर फोर्स लगेगी, ये फोर्स अपने आप को इतना स्टेबल करेगी कि वो मूव ना कर पाए। जिस वक्त तो मोशन के अंदर नहीं होगा, एज अ स्टैटिक हालत में होगा, ऑब्जेक्ट यहीं पे मौजूद रहेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ पे जो रगड़ लग रही है, वो एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन है। दिस अपोजिंग फोर्स इन द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे जी, एस के मीनिंग में लेंगे। ये हमारे पास एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड मूव करवा रही होगी। बैकवर्ड मूव इस तरीके से होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रेस्ट के अंदर मौजूद रहेगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। जिस वक्त आगे की तरफ मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फ्रिक्शन पैदा हुई है एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो है, रगड़ तो है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो रेस्ट के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन सेम इसी के साथ लिंक करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही आसान है। अगर सादे अल्फाज हम यूं कहें कि स्टैटिक को अगर एक्सप्लेन करना है, ये सारे सिस्टम को अगर हम यहाँ से खत्म कर दें, ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मौजूद एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है और किताब जैसे सपोज कर टेबल के ऊपर ही पड़ी है, वह एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ही मौजूद है। अब हम काम ये करते हैं कि इसी को हम एक्सप्लेन करें कि हमारे पास तराजू है, यहाँ पे हम मासेस को बढ़ाना शुरू कर दें। स्टेप वाइज हम क्या करें, पेन 1 by 1 इन स्मॉल स्टेप स्टेज विल कम द व्हेन ब्लॉक स्टार्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जिस वक्त हम मासेस को यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर देंगे, ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, मूव कर रहा होगा। जिस वक्त मोशन के अंदर होगा तो हम कहेंगे इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा हो गई है, ये टेबल के साथ रगड़ खा रहा होगा। This is the limit of static friction that equal to the total weight including fans. When the block is sliding, friction still exists. It is known as kinetic friction. ये इतना मास नहीं डालना कि ये ऑब्जेक्ट उठे और अचानक से ऊपर की तरफ उठ जाए, नहीं, हमने इसको इस तरतीब के साथ चलाना है, ये टेबल के साथ रगड़ खाते हुए आगे की तरफ चलता चला जाए। जिस वक्त टेबल के साथ रगड़ खा रहा होगा, मतलब मोशन के अंदर भी होगा और टेबल के साथ साथ रगड़ भी खा रहा होगा, टेबल के साथ फ्रिक्शन भी लगा रहा होगा, तो ये ऐसी फ्रिक्शन हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।